हेलो बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। नमस्कार स्टूडेंट्स। 11th अकाउंटेंसी में हम थर्ड यूनिट जो है हमारी वो है लेन देनों का अभिलेखन भाग एक या लेन देनों का अभिलेखन पार्ट वन। और इसके अंतर्गत अलग अलग पार्ट्स हैं, जिसमें पहले नंबर पर हमने पढ़ा मूल प्रलेख या स्रोत प्रलेख या सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। और ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के अंतर्गत हमने अलग अलग प्रकार के प्रमाणकों के बारे में जाना, समझा और उसके हमने प्रकारों को देखा। ठीक है, आज हम इसी लेन देनों के अभिलेखन भाग एक का अगला जो पार्ट है वो है लेखांकन समीकरण। स्टूडेंट्स, लेखांकन समीकरण दोहरा लेखा सिद्धांत पर आधारित है। वही खाते की जो प्रणालियां हैं, उन प्रणालियों में जो दोहरा लेखा प्रणाली है, उस प्रणाली का एक सिद्धांत है द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा क्या होती है? तो द्विपक्षीय अवधारणा हमें यह बताती है कि व्यवसाय में होने वाले प्रत्येक व्यवहार या व्यापारी के द्वारा किया जाने वाला जो प्रत्येक व्यवहार है वह दो पक्षों को प्रभावित करता है। दो पक्ष मतलब कोई बिना दो पक्ष के तो कोई व्यवहार हो नहीं सकता। यदि व्यापारी माल खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला होगा, और यदि वह यदि बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला होगा। यदि वो पैसा प्राप्त कर रहा है तो देने वाला होगा, और यदि पैसा भुगतान कर रहा है तो लेने वाला होगा। मतलब एनी कंडीशन, व्यवसाय के अंदर व्यापारी के द्वारा किया जाने वाला कोई भी व्यवहार दो पक्षों को प्रभावित कर रहा है। अब ये दो पक्षों को हम दो खातों के रूप में परिभाषित करने वाले हैं। आगे जब डेबिट क्रेडिट के नियम आएंगे उसमें हम ये दोनों पक्षों को दो खातों में हम डिवाइड करेंगे, मतलब उसको खाते का नाम देंगे। और हर एक खाते के दो पक्ष होते हैं अलग अलग, एक डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर जो लेखांकन समीकरण है द्विपक्षीय अवधारणा के अनुसार कि प्रत्येक व्यवहार दो पक्षों को प्रभावित कर रहा है, दो खातों को प्रभावित कर रहा है। तो ये दो पक्ष मतलब कि एक डेबिट हो गया, दूसरा क्रेडिट हो गया, या फिर एक संपत्ति हो गया, दूसरा दायित्व हो गया। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं वो बराबर बराबर होने चाहिए, इसी प्रकार से लेखांकन समीकरण ये कहता है कि व्यवसाय में होने वाला प्रत्येक व्यवहार दो पक्षों को बराबर बराबर रखता है। यदि उसने कोई सा भी व्यवहार किया हो तो उसमें चार कंडीशन बनती है। संपत्ति में यदि वृद्धि होगी, अब ये लेखांकन समीकरण क्या है? तो संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी, ये दो पक्ष हो गए। जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा LHS बराबर RHS, ये दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लेखांकन में जो समीकरण बनता है वह है संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी, कि व्यापार में जितनी संपत्ति होगी उतने ही दायित्व और पूंजी भी होगी। किसी भी कंडीशन में ये दोनों में असमानता नहीं होगी, ये दोनों बराबर बराबर होंगे, कोई सा भी व्यवहार ले लो। अब ये लेखांकन समीकरण पे चार प्रकार से प्रभाव डालेगा कि जैसे मान लो संपत्ति में वृद्धि होगी तो दायित्व में भी वृद्धि होगी, संपत्ति में यदि कमी होगी तो दायित्व में भी कमी होगी। ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, संपत्ति पक्ष में यदि एक संपत्ति बढ़ेगी तो दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी। और इसी प्रकार से चौथी बात, दायित्व पक्ष में यदि एक दायित्व बढ़ेगा तो दूसरा दायित्व कम हो जाएगा। ये चार बातों पर आधारित हमारा लेखांकन समीकरण होगा। जब हम लेखांकन समीकरण बनाने जाएंगे तो उसमें हमें दो बातें मालूम होना चाहिए, संपत्तियां कौन कौन सी होती है और दायित्व कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम उनका इंट्रो कर लेते हैं कि संपत्तियां किसे कहते हैं। वैसे आप लोग परिचित होंगे कि संपत्तियां मतलब व्यापार में लाभ कमाने के लिए जो उपयोग की जाने वाली या लाभ कमाने में मदद करने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वह सभी संपत्तियां होती हैं। और दायित्व मतलब व्यापारी ने व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए जिन जिन लोगों से उधार लिया हुआ है वो सभी क्या होता है, उसका दायित्व होता है। तो ये और पूंजी आप लोगों को मालूम है, व्यापारी ने व्यापार को प्रारंभ करने के लिए जो रोकड़ माल या संपत्ति लाया है वो सभी क्या होती है, उसकी पूंजी होती है। तो अब हम इन तीनों को समझने वाले हैं कि संपत्तियां किसे कहते हैं और दायित्व किसे कहते हैं। तो इसको हम पहले क्या कर ले, समझ ले। हम लिस्ट आपके सामने अभी मैं बता रहा हूं, हाँ ये लिस्ट आ गई हमारे सामने कि संपत्तियां और दायित्व, ये है हमारे सामने संपत्तियां। ठीक है,
दिख रही होगी आपको। देखिए संपत्तियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले हमारे पास में संपत्तियों में है ख्याति, मतलब गुडविल। ये फर्म की एक अमूर्त या अदृश्य संपत्ति है जो कि स्थायी होती है, दिखाई नहीं देती है। दूसरी होती है भूमि और भवन। भूमि और भवन ये स्थायी संपत्तियां हैं जो दीर्घकाल तक व्यवसाय में उपयोग में आते हैं। मशीन, व्यापार में कार्य करने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। फर्नीचर, फर्नीचर हम जानते हैं। रहतिया, रहतिया मतलब स्टॉक, वर्ष के अंत में बिना बिका माल जो बच जाता है उसे हम स्टॉक बोलते हैं, रहतिया बोलते हैं। निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, व्यापारी अपने बचत का जो पैसा है कहीं और विनियोग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वह विनियोग होता है, वो भी उसकी एक संपत्ति होती है। देनदार, उसने जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा है सामने वाला उसका क्या होगा, देनदार होगा। प्राप्य बिल, देनदार, मान लो आपने 50,000 का माल बेचा, उसमें से 10,000 के उसने आपको प्राप्य बिल दे दिए, तो 40,000 के देनदार और 10,000 के प्राप्य बिल, ये दोनों पैसा उसको मिलने वाला होता है। पूर्वदत्त व्यय मतलब आपने किसी को एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो एडवांस में जो पेमेंट किया हुआ है वो भी आपकी संपत्ति है। बैंक में पैसा जमा है वो भी संपत्ति है, और आपके पास में जो कैश है रखा हुआ वो भी आपकी संपत्ति है। तो ये संपत्तियां हो गई। दायित्व के अंतर्गत सबसे पहला तो पूंजी आता है। व्यापारी ने व्यापार करने के लिए जो रोकड़, संपत्ति और माल लेकर आया वो पूंजी है। संचय एवं लाभ, व्यापार में जो भी लाभ होता है या जो भी वो संचय करके रखता है वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है और इसीलिए वो व्यापार का दायित्व होता है। ऋण, उसने व्यापार करने के लिए कहीं से भी ऋण लिया है वो उसका दायित्व है। अधिविकर्ष मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक व्यापारियों को चालू खाता उपलब्ध कराती है और चालू खाते में व्यापारी की एक लिमिट बना दी जाती है कि वो 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ रुपए बैंक से उधार ले सकता है, ओवरड्राफ्ट कर सकता है अपने चालू खाते में से, और वो समय समय पर एक समय सीमा में उसको वो पैसा लौटाना पड़ेगा। तो ये ओवरड्राफ्ट कहलाता है, एक प्रकार से ये बैंक से लिया गया ऋण कहलाता है। लेनदार, जिन व्यक्तियों से उसने उधार माल खरीदा वो उसके लेनदार हो गए। देय बिल, भाई अभी जैसे मैंने बताया था, तो आपने जैसे मान लो 50,000 रुपए का उधार माल खरीदा, उसमें से आपने 10,000 रुपए के देय बिल दे दिए। बिल मतलब कि एक निश्चित समय अवधि में आपको पैसा चुकाना है, ऐसा है कि वो वचन पत्र दे देते हैं, वो देय बिल होता है। अदत्त व्यय, ऐसे व्यय जिनकी सेवाएं आपने ले लिए लेकिन उसका भुगतान नहीं किया है, तो वो व्यय आपको राशि देना है, इसलिए वो भी आपका दायित्व हुआ। और अग्रिम प्राप्त आय, ऐसी इनकम जो आपको एडवांस में मिल गई है, आपका गोडाउन है, आपको किराया एडवांस में मिल गया है ना, तो जो आपने एडवांस भी चुका दिया है किसी को, तो वो भी जो आपको एडवांस में प्राप्त हो गई है इनकम, वो आपके लिए क्या है, दायित्व, क्योंकि वो कभी भी आपसे पैसा मांग सकता है। तो इन्हीं संपत्तियों और दायित्वों के आधार पर हम क्या बनाने वाले हैं, लेखांकन समीकरण बनाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम ये देख लें कि जैसे अभी मैंने आप लोगों को जो 4 प्रकार बताए कि संपत्ति में वृद्धि होगी तो दायित्व में भी वृद्धि होगी। तो कौन कौन से व्यवहार है जिनसे संपत्ति में वृद्धि होगी तो इधर दायित्व में भी वृद्धि होगी। जैसे पहले नंबर पर दिया है, नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया। एक व्यापारी है जिसने 50,000 रुपए रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो उससे संपत्ति में वृद्धि होगी और दायित्व में भी वृद्धि होगी। संपत्ति के रूप में क्या आया, कैश आया व्यापार में, रोकड़ संपत्ति होती है, यह आप लिख लेना। तो रोकड़ एक संपत्ति है, मतलब रोकड़ व्यापार में 50,000 रुपए कैश आया, वो संपत्ति हो गई। अब ये रोकड़ किस रूप में आई, पूंजी के रूप में आई। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए यदि मालिक रोकड़ लेकर आया है वो पूंजी है, और पूंजी को हम क्या मानते हैं, दायित्व मानते हैं। और क्यों मानते हैं, क्योंकि हमने एक पृथक अस्तित्व की अवधारणा पढ़ी थी, व्यावसायिक इकाई की अवधारणा पढ़ी थी, उसके अनुसार व्यवसाय और व्यवसायी दोनों अलग अलग होते हैं, और इसीलिए पूंजी व्यवसाय के लिए दायित्व होती है। और इसीलिए पूंजी क्या हो गई, दायित्व, तो दायित्व बढ़ गया पूंजी के रूप में, और संपत्ति में वृद्धि हो गई रोकड़ के रूप में। दूसरे नंबर पर आ रहा है माल का उधार क्रय। आप इसको प्रैक्टिकली देखिए, आप एक व्यापारी है, आपने उधार माल खरीदा, तो आपके व्यापार में माल आया, इसका मतलब आपकी संपत्ति बढ़ गई। माल मतलब स्टॉक, तो आपकी संपत्ति में वृद्धि हो गई। दूसरा, आपने उधार खरीदा है, तो आपके पास से क्या गया, आपके पास से कुछ नहीं गया, क्योंकि आपने उधार खरीदा है, लेकिन पैसा तो देना पड़ेगा ना, मतलब सामने वाला व्यक्ति आपका लेनदार हुआ,
और लेनदार क्या होते हैं, दायित्व होते हैं। तो संपत्ति साइड में स्टॉक बढ़ गया और दायित्व साइड में लेनदार बढ़ गए। ये एक संपत्ति में वृद्धि हो गई, दूसरा दायित्व में वृद्धि हो गई। तीसरा बैंक से ऋण, इसको सभी को प्रैक्टिकली देखना है। आप व्यापारी है, आपने बैंक से ऋण लिया, आपको कैश मिला, बैंक से, बैंक ने ऋण दिया मतलब आपको पैसा मिला, रोकड़ मिली, मतलब आपकी एक संपत्ति बढ़ गई। कौन सी संपत्ति, रोकड़। दूसरा, आपके ऊपर एक दायित्व भी बढ़ गया। कौन सा, बैंक से ऋण, आपने बैंक से ऋण लिया, ये दायित्व है क्योंकि ये आपको चुकाना है इन फ्यूचर। फिर है संपत्ति का उधार क्रय किया आपने, संपत्ति का आपने उधार क्रय किया। फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन खरीदी, तो आपके व्यापार में मशीन तो आ गई, मतलब एक संपत्ति में वृद्धि हो गई, लेकिन उधार खरीदा मतलब सामने वाला आपका लेनदार है, तो लेनदारों में फिर से वृद्धि हो गई। कमीशन प्राप्त किया, भाई कमीशन, यदि आपने कोई काम किया इससे आपको कमीशन मिल रहा है, तो कमीशन रोकड़ के रूप में मिलेगा, तो आपकी एक संपत्ति बढ़ गई, कौन सी, रोकड़ वाली। और कमीशन मिलने से, रोकड़ मिलने से आपकी क्या होगी, सीधी सीधी जो पूंजी है वो बढ़ जाएगी, पूंजी में वृद्धि हो जाएगी। तो ये व्यवहार ऐसे थे जो कि संपत्तियों में वृद्धि होगी तो दायित्व में भी वृद्धि होती है, संपत्तियों में वृद्धि होने से दायित्व में भी वृद्धि होती है। ये व्यवहार हमने अभी देखे। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, अगला पॉइंट है हमारे सामने कि संपत्ति में कमी और दायित्व में भी कमी। तो ये कौन सा पॉइंट है कि संपत्ति में कमी और दायित्व में भी कमी। कौन कौन से व्यवहार है जिनसे कि संपत्ति में कमी होगी तो उधर दायित्व में भी कमी हो जाएगी। लेनदारों को भुगतान किया, भाई लेनदारों को भुगतान किया, इसका मतलब आपने लेनदारों को रोकड़ दी तो आपके पास से एक संपत्ति कम हो गई रोकड़ की। और दूसरा, आपने लेनदारों को भुगतान किया, मतलब आपके 50,000 के लेनदार थे, आपने 10,000 रोकड़ दे दी तो आपके लेनदार 10,000 से कम हो गए। इधर रोकड़ भी कम हो गई, उधर लेनदार भी कम हो गए, दोनों पक्ष बराबर हो गए। दूसरा है आहरण। आहरण मतलब व्यापारी अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए जब व्यापार से पैसा निकालता है उसे हम आहरण कहते हैं, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ये जो आहरण है, आहरण किया मतलब उसने रोकड़ का आहरण किया, मतलब अपने व्यक्तिगत या अपने बच्चे की फीस भरने के लिए व्यापार से पैसा निकाला, तो उसकी रोकड़ कम हो गई, मतलब एक संपत्ति कम हो गई रोकड़ के रूप में। दूसरा, पैसा निकाला, इसका मतलब कि उसकी पूंजी दूसरी तरफ कम हो जाएगी, दायित्व पक्ष में उसकी पूंजी कम होने वाली है। तीसरा, किराया दिया। किराया दिया मतलब रोकड़ के रूप में देगा तो उसकी रोकड़ कम हो जाएगी, मतलब एक संपत्ति कम हो गई, और दूसरी साइड में उसकी पूंजी कम हो जाएगी। पैसा बढ़ेगा तो पूंजी बढ़ेगी, पैसा कम होगा तो पूंजी कम होगी, सीधा सा फंडा इसका। मशीन पर ह्रास। मशीन पर ह्रास, अब यह ह्रास शब्द 11th वालों के लिए नया शब्द है। ह्रास का मतलब होता है कमी होना या मशीन के मूल्य में कमी होना। क्या होता है कि व्यापार के अंदर जो भी संपत्ति खरीदी जाती है तो व्यापार में आने के बाद दिन प्रतिदिन उसका उपयोग होने से उसमें घर्षण होता है, घिसावट होता है, उसका यूज होने से वो पुरानी होती जाती है और उसकी वैल्यू कम होती जाती है। आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपने जितने में उसको खरीदी थी उतने में वापस बिकने वाली नहीं है, मतलब एवरी ईयर वो ओल्ड होती जाती है। तो प्रति वर्ष उसके मूल्य में जो कमी होती है वह कमी ही ह्रास कहलाती है। तो आपने मशीन साल भर यूज करी, उसका मूल्य 10,000 कम हो गया, तो इसका मतलब वो 10,000 रुपये क्या है, वह मशीन का मूल्य कम हो गया, मतलब संपत्ति आपकी 10,000 से कम हो गई। दूसरे साइड में आपकी संपत्ति कम हो गई, मतलब इधर पूंजी कम हो जाएगी। इधर हम क्या कम करने वाले हैं, पूंजी कम करने वाले हैं। तो ये व्यवहार ऐसे थे जो संपत्तियों में कमी भी दिखाते हैं और दायित्व में कमी भी दिखाते हैं। अब तीसरे नंबर का जो मैंने बताया था कि एक संपत्ति बढ़ेगी तो दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी, मतलब एक ही पक्ष में एक संपत्ति बढ़ेगी और दूसरी संपत्ति कम हो जाएगी। ऐसे कौन से व्यवहार है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने जाएंगे, लेखांकन समीकरण जब हम बनाने जाएंगे तो उस समय हमें ये मालूम होना चाहिए कि भाई किसको संपत्ति तरफ लिखना है, किसको दायित्व तरफ लिखना है। आपने नगद माल खरीदा, आपने नगद माल खरीदा, व्यापार में माल आया, मतलब आपकी एक संपत्ति बढ़ गई। और नगद खरीदा, इसका मतलब आपने रोकड़ में पेमेंट किया तो रोकड़ कम हो गई, माल बढ़ गया और रोकड़ कम हो गई। एक संपत्ति में वृद्धि हो गई, दूसरी संपत्ति में कमी हो गई। देनदारों से रोकड़ प्राप्त हुई, रोकड़ प्राप्त होना मतलब रोकड़ बढ़ गई, संपत्ति के रूप में रोकड़ बढ़ गई।
और देनदार कम हो गए। तो देनदार तो संपत्ति होते हैं ना, आपने जिनको उधार बेचा था आपके देनदार थे, तो देनदार कम हो गए। भाई आपके 50,000 के देनदार थे, उसमें से उसने 20,000 रुपये आपको दे दिए, तो रोकड़ 20,000 से बढ़ गई और देनदार 20,000 से कम हो गए। फिर है बैंक में जमा किया, आपके पास नगद पैसा था 1,00,000 रुपए, आप बैंक में गए और बैंक में जमा कर दिया, तो आपका बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए से बढ़ गया और आपका जो कैश है, रोकड़ जो नगद है, वो 1,00,000 रुपए से कम हो गया। निवेश क्रय किया, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, आपने बैंक में एफडी कर दी, तो वो निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, उनको खरीदा गया। आपने खरीदना मतलब कि पैसा पेमेंट किया आपने, तो रोकड़ आपकी कम हो गई और दूसरी तरफ आपका विनियोग बढ़ गया। विनियोग भी एक संपत्ति होते हैं, निवेश या उसको विनियोग बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ये एक प्रकार की संपत्ति होते हैं। तो रोकड़ कम हो गई निवेश खरीदने से और दूसरी तरफ निवेश मतलब संपत्ति बढ़ गई। बैंक से नगद निकाला, जैसे आपने बैंक में जमा किया था वैसा बैंक से नगद निकालेंगे तो आपकी रोकड़ बढ़ जाएगी और बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, ठीक उसका उल्टा। अब अगला चौथा पॉइंट कौन सा था कि दायित्व में वृद्धि और दायित्व में ही कमी, मतलब जो दूसरा पक्ष है कि उसमें एक दायित्व बढ़ जाएगा, दूसरा दायित्व कम हो जाएगा। अब ऐसे कौन से व्यवहार हैं, तो नंबर 1 व्यवहार कौन सा है, देय बिल की स्वीकृति। कौन सा व्यवहार है, देय बिल की स्वीकृति। जैसे मान लो आपने उधार खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने उधार खरीदा, उधार एग्जाम्पल दिया है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित विवरणों से लेखांकन समीकरण बनाइए। श्री गोपाल ने व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ 2,50,000 रुपए और माल 20,000 रुपए। अब यहां पर दो प्रभाव कौन से पड़ने वाले, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले तो इधर ट्रांजैक्शन मतलब विवरण लिखा जाएगा, इस साइड में संपत्तियां लिखी जाएगी और दूसरे साइड में लिखे जाएंगे दायित्व लिखे जाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा श्री गोपाल कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, कि गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट किया। रोकड़ 50,000, 2,50,000 आई, तो यहाँ पर हमने रोकड़ लिख दी और स्टॉक 20,000 रुपए के रूप में लेकर आया। ये दोनों चीजें किस रूप में लाया, वो हमने पहले पढ़ा है कि व्यापार प्रारंभ करने के लिए वह पूंजी के रूप में क्या ला सकता है, रोकड़, माल और संपत्ति। तो यहाँ 2,50,000 रोकड़ ला रहा है और 20,000 रुपए का स्टॉक ला रहा है, दोनों 2,70,000 किसके बराबर हो गए, ये पूंजी के बराबर हो गए। तो संपत्तियों में दो संपत्तियां आ गई और पूंजी में ये 2,70,000 इधर भी, 2,70,000 इधर भी। दूसरा पॉइंट हम देखें, नगद माल खरीदा, कितने का, 90,000 रुपए का नगद माल खरीदा। तो माल आ रहा है और रोकड़ जा रही है, मतलब ये एक ही पक्ष प्रभावित हो रहा है, कौन सा, संपत्ति पक्ष। 90,000 रुपए का स्टॉक बढ़ गया और 90,000 रुपए की जो रोकड़ है वो कम हो गई। एक संपत्ति में वृद्धि हो गई और एक संपत्ति में कमी हो गई। इसमें से रोकड़ में से माइनस कर दिया, 1,60 हो गया और स्टॉक हो गया 1,10,000 का। दोनों को जोड़ेंगे तो 2,70,000 और इधर 2,70,000 बराबर है। ये न्यू इक्वेशन हमारे सामने बन गया। बस इस प्रकार से अभी मैंने जो आपको 4 उदाहरण बताए थे, 4 एग्जाम्पल बताए थे, उसको हमें करना है, ठीक है। तो यदि हम इन सवालों को करने के लिए जाएंगे तो किस प्रकार से हम सवाल करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, लेखांकन समीकरण बनाइए, ठीक है। अब ये लेखांकन समीकरण कैसे बना, निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण विकसित कीजिए। मुकेश ने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया 50,000 रुपए, मतलब 5,00,000 रुपए, और फर्नीचर नगद खरीदा 5,000 रुपए। ये दो व्यवहारों को हमें लेखांकन समीकरण में दिखाना है।
ठीक है, ये दोनों व्यवहारों को हमें लेखांकन समीकरण में दिखाना है। तो किस प्रकार से दिखाएंगे, देखिए आप लोगों के सामने हम अब बनाने वाले हैं लेखांकन समीकरण, मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना कि इसको बनाना बहुत आसान है। केवल दो व्यवहार है, इसका मतलब ये बहुत छोटा बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बड़ा बनाने वाला है, क्योंकि दो ही व्यवहार है इसलिए हमारा बहुत फटाफट बन जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर व्यवहार, मतलब ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, दो पार्ट होंगे, एक संपत्ति का और दूसरा दायित्व का। ठीक है, तो एक साइड में हम लिखने वाले हैं लायबिलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे हम, असेट्स। तो यहाँ हमने लिखा असेट्स मतलब संपत्ति, और इधर हम लिखने वाले हैं लायबिलिटीज मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, पूंजी प्लस दायित्व, जो समीकरण है कि संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व। अब यहां पर संपत्ति और दायित्व को लिखने के लिए हम एक लाइन और खींच लेंगे, यहां पर लिखेंगे हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब विवरण, यहां लिखा जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा फर्स्ट। अब मैं सबसे पहले यहां पर लिखूंगा कौन सा व्यवहार किया, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस। नंबर एक का हमारा जो व्यवहार है, बिजनेस स्टार्टेड विथ केस, कि मोहन है उसने रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार के अंदर क्या आई, रोकड़ आई, कितने लाख रुपए की आई, 5 लाख रुपए की रोकड़ आ गई। अब ये तो संपत्ति पक्ष हो गया। ठीक है, अब हमारे सामने इधर दायित्व पक्ष में क्या पूंजी आई, ये रोकड़ के रूप में क्या आ गई, ये पूंजी आ गई। ठीक है, ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। संपत्ति साइड में रोकड़ 5 लाख हो गई और दायित्व साइड में पूंजी 5 लाख रुपए हो गई, ये दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब सेकंड नंबर पे क्या था, फर्नीचर नगद खरीदा। फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर खरीदा गया। कितने का खरीदा, 5,000 रुपए का, और नगद खरीदा है। इसका मतलब ये कि उसकी 5,000 रुपए की रोकड़ कम हो गई और यहां पर एक संपत्ति बढ़ गई, फर्नीचर। तो पहले 0 और यहां पर 5,000 रुपए, देखा, एक संपत्ति बढ़ गई और दूसरी संपत्ति कम हो गई। अब हम यहां पर एक लाइन खींचेंगे और यहां पर हम लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन कितना हो गया, 5 लाख में से 5,000 गया, 4,95,000, और स्टॉक हो गया, अपनी फर्नीचर हो गया 5,000 का, और बराबर हमारा जो पूंजी है वो कितनी है, 5 लाख रुपए की। दोनों पक्ष बराबर हो गया, इधर 4,95 और 5 लाख, और इधर भी 5 लाख। और इसको यदि हम टोटल करेंगे तो दोनों पक्ष हमारा असेट्स जो है वो भी, ये इधर हो गया 5 लाख, और इधर भी यदि हम बताएंगे तो ये भी क्या हो गया, 5 लाख। दोनों पक्ष बराबर बराबर हो गए। संपत्ति यहां भी 5 लाख है और दायित्व भी 5 लाख है। इसी नाम से है, जिस नाम से हमारा जो YouTube चैनल है चौहान एकेडमी KNW, इसी नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल है हमारा। जिस नाम से YouTube का चैनल है इसी नाम से चौहान एकेडमी KNW का भी है,
टेलीग्राम और हमारा प्ले स्टोर पर ऐप भी बना हुआ है इसी नाम से, चौहान एकेडमी KNW, इसी के नाम से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन, बन गया लेखांकन समीकरण बन गया। ठीक है, एक तरफ संपत्ति और दूसरी तरफ दायित्व हो गए। चलिए एक और प्रश्न हम देखें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित से लेखांकन समीकरण तैयार कीजिए। राम ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया, 1,00,000 रुपए, माल नगद खरीदा 20,000 और नगद माल विक्रय किया 10,000। चलिए अब इसको हम बनाएंगे, तो इसके लिए हम वैसे ही आपको एक लॉन्ग कॉपी लेना पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे व्यवहार आपको लिखना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा इसको हम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारे सामने जो प्लेस भी बढ़ता जाएगा। जितने ट्रांजैक्शन होंगे उतना ही हमारा स्थान ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे असेट्स इज इक्वल टू, अब असेट्स हमारी कौन कौन सी होगी, रोकड़ होगी, स्टॉक। ठीक है, तो दो ही है, और इधर आएगा हमारा कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक, तो सबसे पहले अब यहां हम लिखेंगे ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या दिया गया है, राम ने नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो हम यहां लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। भी कई बच्चों को लगेगा कि सर हम उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो क्वेश्चन में दिया रहता है उसका अंग्रेजी ट्रांसलेट, आप वैसा का वैसा वहां पर लिख दो। बिजनेस स्टार्ट किया किससे, कैश से, तो हम यहाँ पर एक और बना देते हैं कॉलम, जिसके अंदर हम संपत्ति और दायित्वों को लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश, कितने, 1,00,000 रुपए कैश से व्यवसाय प्रारंभ किया, और इसी प्रकार से ये जो कैश है ये 1,00,000 रुपए के रूप में, पूंजी के रूप में व्यवसाय में आया। बस, इसमें कोई समस्या नहीं। नगद माल खरीदा 20,000 रुपए का, गुड्स परचेज्ड, माल खरीदा गया कितने का, 20,000 रुपए का माल खरीदा, मतलब नगद खरीदा, तो 20,000 रुपए की कैश कम हो गई उसकी, और उसका स्टॉक बढ़ गया 20,000 रुपए से, मतलब यहां पर 20,000 रुपए का माल आ गया व्यापार में। एक संपत्ति में वृद्धि हो गई, दूसरी संपत्ति में कमी हो गई। इधर कुछ फर्क पड़ा क्या, इधर कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम फिर लाइन खींचेंगे और एक न्यू इक्वेशन बना देंगे, यहां लिखेंगे हम न्यू इक्वेशन या नया समीकरण। तो ये न्यू इक्वेशन हमारा हो गया, 1,00,000 में से 20,000 गया, तो 80,000 रुपए का कैश, 20,000 रुपए का स्टॉक इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए की पूंजी, क्योंकि पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। तीसरे नंबर पे नगद माल विक्रय किया 10,000 रुपए का, तो यहां लिखेंगे गुड्स सोल्ड, मतलब माल बेचा गया। 10,000 रुपए का माल बेचा उसने, नगद बेचा, तो 10,000 रुपए का कैश बढ़ गया। भाई नगद बेचा मतलब माल नगद बेचने से 10,000 रुपए मिलेंगे, और 10,000 रुपए का स्टॉक कम हो जाएगा। भाई रोकड़ आएगी और माल जाएगा, तो माल कम हो गया और रोकड़ बढ़ गई, बराबर 0। पूंजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। यहां पर हमने लिख दिया न्यू इक्वेशन हमारा क्या बन गया, न्यू इक्वेशन इज इक्वल टू 80 और 10 90,000, प्लस 20 में से 10 गया 10, 90 और 10 1,00,000, और इधर पूंजी भी हमारी हो गई 1,00,000। यदि हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे कि भाई हमारा बराबर बराबर आ रहा है कि नहीं, तो देख लेते हम। इधर भी 1,00,000 दोनों को जोड़ेंगे तो, और इधर भी 1,00,000, दोनों पक्ष LHS बराबर RHS, मतलब संपत्तियां बराबर दायित्व प्लस पूंजी। क्लियर है ये हमारा बन गया अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण।